इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला करके सबसे बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि इस हमले के बाद से ही मुस्लिम देशों में एकजुटता भी होनी शुरू हो गई है। सभी मुस्लिम देश एक सुर में सुर मिलाकर इसराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। बल्कि इस हमले के बाद कतर में हुई इस्लामी देशों की बैठक के बाद कई मुस्लिम देशों में जिस तरह से करीबी बढ़ी है, उससे यही माना जा रहा है कि मुस्लिम देशों ने इसराइल से बदला लेने के लिए कोई बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। खास बात तो यह है कि इस बैठक में नाटो जैसा संगठन बनाने की भी मांग उठी है और जिस तरह से तमाम मुस्लिम देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, उससे यही माना जा रहा है कि मुस्लिम देश इस तरह का कोई संगठन जल्द ही बना सकते हैं। क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ एक रक्षा समझौता किया है, जिसमें साफ साफ तौर पर कहा गया है कि एक देश पर हमला होना मतलब दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान तो एक कदम और आगे निकले हैं और उन्होंने इजराइल के पड़ोसी के साथ तुर्की सेना की ड्रिल रखी है। तुर्की रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी है कि तुर्की और मिस्र 13 सालों में पहली बार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे, क्योंकि दोनों क्षेत्रीय शक्तियों के बीच संबंध लगातार अच्छे हो रहे हैं। इस ड्रिल का नाम फ्रेंडशिप सी रखा गया है, जो 22 से 26 सितंबर के बीच ईस्ट मेडिटेरियन सी में होगा। वही मंत्रालय ने बताया है कि इसमें तुर्की के युद्धपोत, हाई स्पीड अटैकर शिप, एक पनडुब्बी और F-16 लड़ाकू विमानों के साथ साथ मिस्र की नेवी यूनिट भी शामिल होंगी। आपको बता दें 2013 में मोहम्मद मोर्सी के सैन्य तख्तापलट के बाद अब्दुल फताह अल सीसी ने देश की कमान संभाली थी, जिसके बाद तुर्की मिस्र संबंधों में नाटकीय रूप से गिरावट आई। तुर्की ने तख्तापलट की निंदा की और मोर्सी के समर्थन में अपनी स्थिति बनाए रखी, जिसके कारण मिस्र ने तुर्की के साथ राजनयिक संबंधों को कम कर दिया था। लेकिन 2013 से पहले, विशेष रूप से 2011 और 13 के बीच दोनों देशों के बीच संबंध काफी अच्छे रहे थे। दोनों देशों ने 2023 में संबंधों को सुधारा और राजदूतों को फिर से नियुक्त किया और तब से तुर्की और मिस्र के नेताओं और अधिकारियों के बीच कई यात्राएं भी हो चुकी हैं। तो तुर्की रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि दोनों नौसेनाओं के शीर्ष कमांडर 25 सितंबर को इस ड्रिल में हिस्सा लेंगे, जिससे एक दशक से ज्यादा समय से तनावपूर्ण संबंधों के बाद इस अभ्यास के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। दोनों देशों ने गाजा में इजराइल के सैन्य अभियानों के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है और युद्ध के विराम के लिए मिलकर काम भी कर रहे हैं। ऐसे में इस अभियान को इजराइल से जोड़कर भी देखा जाने लगा है। दोहा में हुए इस्लामी देशों के समिट में कई देशों ने इजराइल पर सैन्य कार्रवाई करने का भी ऐलान किया था। फिलहाल जिस तरह से इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, ये कहीं न कहीं इजराइल और नेतन्याहू के लिए एक बड़े खतरे की घंटी भी है। गजा और फिलिस्तीन को लेकर इसराइल और तुर्की के बीच ठन गई है। जी हां, अब बात यरूशलेम और मस्जिद अक्सा पर आ गई है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान कतर पर हमले के बाद हुई दोहा समिट से कुछ बदले नजर आ रहे हैं। अब तक फिलिस्तीन समर्थक उन्हें प्रो इसराइल या पीठ पीछे इसराइल का साथ देने वाला मानते थे, लेकिन दोहा में इसराइल को लेकर एर्दोगान ने जो तकरीर की और जिस तरह से इसराइल की दुखती रग को और दबाया है, उसने इसराइल को भी दहला दिया है। जी हां, रजब तैयब एर्दोगान ने कहा था कि जब तक हम पूर्वी यरूशलेम को नए बनने वाले फिलिस्तीन राज्य की राजधानी न बनवा दें, चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमारा संघर्ष इसराइल से जारी रहेगा। हमने 1967 की सरहदों के अनुसार क्षेत्रीय अखंडता स्थापित की है। जब तक पूर्वी यरूशलेम फलस्तीन की राजधानी के रूप में स्थापित नहीं हो जाती, हम पूरे दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष जारी रखेंगे। हमें ना तो किसी धमकी, न जनसंहार और ना ही ऐतिहासिक मामले में कोई विभाजन स्वीकार है। आशा है कि हमारी बैठक के परिणाम इजराइल के खतरे को रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने का माध्यम बनेंगे और इनका पूरी तरह पालन किया जाएगा। मुस्लिम वर्ल्ड के बेहद ताकतवर माने जाने वाले मुल्क तुर्की का इसराइल को यह खुला चैलेंज था, लेकिन बात इसराइल को इस कदर चुभ गई
कि पीएम नेतन्याहू आनन फानन में यरूशलेम पहुंच गए और वहां से तुर्की के पीएम एर्दोगान का नाम लेकर कहा कि मिस्टर एर्दोगान, यरूशलेम हमारा शहर है, आपका नहीं। यरूशलेम पिछले 2700 साल से एक यहूदी शहर है। 2000 साल पहले ही अपने शहर यरूशलेम को हमने पा लिया था। यह हमारी आजादी की पहचान है। नेतन्याहू ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र कर दिया और कहा कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में ही यरूशलेम को रिकॉग्नाइज कर लिया था। अमेरिका ने यरूशलेम को इस्राएल की राजधानी माना है और यहाँ पर अमेरिकी एम्बेसी खोली। अमेरिका यरूशलेम के मामले में इस्राएल को पूरा सपोर्ट करता है। बात यहीं रुक जाती तो ठीक था। इस्राएल के पीएम नेतन्याहू की धमकी के कुछ देर बाद ही तुर्की से रजब तैयब एर्दोगान का जवाब आ गया। उन्होंने कहा, एक ऐसे मुल्क के रूप में जिसने सदियों से इस्लाम के छाते के नीचे 400 साल तक यरूशलेम की मस्जिद अक्सा की खिदमत करने का शर्फ हासिल किया, उसका इतिहास नेतन्याहू को ठीक से पता नहीं है। वो हमें समझाएंगे। हमने यानी तुर्की ने ही यरूशलेम को उसका नाम, उसका सम्मान और यहाँ बसने वाले लोगों में आपसी सद्भाव जगाया था और इसे अमन की जमीन बना दिया था। दरअसल पीएम नेतन्याहू की धमकी पर एर्दोगान तुर्कों की सल्तनत उस्मानिया का जिक्र कर रहे थे। इस्राएल से पहले यरूशलेम मुसलमानों के सबसे ताकतवर साम्राज्य ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। तो एर्दोगान ने डंके की चोट पर इस्राएल को कह दिया है कि हम 1967 की सरहदों को मानते हैं, जिसके मुताबिक ईस्ट यरूशलेम फिलिस्तीन की राजधानी बनेगा। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, हम कसम खाते हैं कि इस्राएल के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। यरूशलेम को लेकर शुरू हुई ये लड़ाई अब बढ़ती ही जा रही है। कतर की राजधानी दोहा में सोमवार को हुई अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन की आपातकालीन बैठक में इजराइल के हालिया हमलों को लेकर मुस्लिम देशों में गहरा आक्रोश दिखा। बैठक में लगभग 60 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास जैसे शीर्ष नेता शामिल थे। यह बैठक 9 सितंबर को इजराइल द्वारा दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमलों के बाद बुलाई गई थी। इन हमलों को कतर की संप्रभुता का उल्लंघन माना गया।